हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। एंड ये जो हमारी सीरीज चल रही है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी की, इसे बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। ऑल्दो एक गुड न्यूज़ है कि ये आज आपकी लास्ट वीडियो होगी, क्योंकि ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के बाद। तो होपफुली आप लोगों ने सारी सीरीज को कंटिन्यू बैक टू बैक लिया होगा एंड उसके बाद एंजॉय किया होगा। एंड सारे डाउट्स अगर कुछ भी होते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, अपने नोट्स बनाते हुए चलना साथ साथ। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया है ना, ये आपका कंप्लीट है ऑलरेडी, आप प्लेलिस्ट देख सकते हो डिस्क्रिप्शन से। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है आपका इंडिया फॉरेन पॉलिसी, जो आज हमारा चल रहा है पार्ट, फाइनल हो जाएगा, ठीक है, 4th यूनिट का। एंड इसके अलावा हमारी इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स भी चल रही है, ठीक है। इसका ऑलमोस्ट 3 यूनिट्स हो चुकी हैं, 4th रेडी है, बट मैं 1 से 2 दिन के अंदर अंदर उसको भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। इसके अलावा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, जब आप वीडियो देखते हो तो प्लीज लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, क्योंकि अब एग्जाम टाइम बिल्कुल पीक पे आ चुका है, पास आ चुका है, तो इस टाइम सारे स्टूडेंट्स एक्टिव हैं, तो प्लीज शेयर कर देना, सबको हेल्प हो जानी चाहिए, है ना। सब्सक्राइब का टारगेट है हमारा 5000 का, इसको पहुंचा दो फटाफट भाग के, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि यहीं पर आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं आपकी, ठीक है। इसके अलावा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इसमें हमारी जो 4th यूनिट है इसका पार्ट 1 वी हैव डन, ठीक है। और बहुत ईजी था, कुछ भी इतना टफ नहीं था उसमें, बहुत ईजी था। उम्मीद है सब क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेकेंड पार्ट, और ये फाइनल पार्ट होगा। इसका नाम है इंडिया एज अ ग्लोबल पावर, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। आप इंडिया को एज अ ग्लोबल पावर देखोगे, और क्या क्या इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में अगर आप देखोगे तो बहुत बेसिक सी बात है कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, देखो ये बात हमने जान ली कि वो बहुत मल्टीट्यूड है, ठीक है। उसके जो डायमेंशन है वो बहुत ही डिफरेंट है। हमें ये भी पता है कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से फ्रेम करता है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम ही है ये, इनिशियली यूनिट्स में हमने यही पढ़ा है, राइट। तो बेस आपका पूरा क्लियर है। नेक्स्ट आपका इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत सक्सेसफुल है कि अपनी जो ज्योग्राफिकल इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करने में, मेंटेन करती है अपनी एटॉनमी को। क्योंकि एक बात और है, देखो इंडिया अपनी एटॉनमी को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, क्योंकि अगर आप ये देखो कि हम सॉवरेनिटी को मेंटेन करते हैं, हम इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं, और हम एटॉनमी को भी, क्योंकि आप यहाँ पर किसी और को अथॉरिटी नहीं देते, ठीक है। आप यहाँ के राजा हो तो आप ही रहोगे, राजा हो इन द सेंस, समझ रहे हो ना, आपकी अथॉरिटी मतलब आपकी, कोई दूसरा नहीं आएगा यहाँ पर, ओके। सो इन थॉट्स एक्शन वाइल एट द सेम टाइम क्लिंग ऑन द विजडम ऑफ इट्स ग्लोरियस सिविलाइजेशन। ये बात सही है कि अगर आप देखोगे ना तो हमारा मतलब बिल्कुल हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में देखोगे, हमारा सिविलाइजेशन भी बहुत ज्यादा ग्लोरियस रहा है, ठीक है। स्वायत्त तो हमने हमेशा बना के रखी है, मतलब आप देखोगे कि सारी चीजें ना आपस में लिंक है। आप अपने मतलब इंडिया की भौगोलिक अखंडता की बात कर लो, रक्षा करने की, विचार कार्यों में स्वायत्तता, ठीक है। इसके साथ साथ अपनी गौरवशाली जो सभ्यता है ना, ये आपस में काफी मतलब ऐसे जुड़ी हुई है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है खाली एक सब्जेक्ट की तरह नहीं है कि आप इसको देखो कि नॉर्मल एक सब्जेक्ट है, आपने इसको एनालाइज किया। इसके साथ साथ ये क्या है, वेल क्राफ्टेड पॉलिसी प्रायोरिटीज है, समझ रहे हो, देन कैन बी इमिलेटेड इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी पॉलिसी है जो अपनी मतलब ये इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है, मतलब जो विदेश नीति है, जो अपनी पॉलिसीज को बनाते हैं दूसरे देश के साथ, सारी चीजों को एनालाइज करके पूरा ध्यान में रख के तब बनाया जाता है कि वर्ल्ड में मतलब आप अपनी बेस्ट पॉलिसी को रिप्रेजेंट कर सको, ठीक है। इसके अलावा ये भी सही है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो शो करती है किस तरीके से कंट्री इफेक्टिव रोल प्ले कर सकती है वर्ल्ड में, ग्लोबल ऑर्डर में, किस तरीके से आप, वो कहते हैं ना गाड़ी का बिल्कुल वो स्टीयरिंग संभाल लेना है, तो सेम इंडिया किस तरीके से वो स्टीयरिंग संभाल सकता है। सबसे जो मेजर बात है ना, जिसके लिए इंडिया को अप्रिशिएट किया जाता है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, जिसको इंडिया ने आज तक मेंटेन किया हुआ है और हमेशा करेगा। कॉपरेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड सॉवरेनिटी एंड स्टेटस। देखो ये कुछ कुछ ऐसे वर्ड है जो इतने भारी भरकम वर्ड हैं और आपको इनके मीनिंग सबको क्लियर है, राइट। सो हमें बस ये समझना है कि किस तरीके से इंडिया में ये चीजें ग्लोबल लेवल पर, मतलब एक कहते हैं ना कि ये आपकी खासियत है जिसकी वजह से आप पूरे वर्ल्ड में पहचाने जाते हो। मतलब कितनी बड़ी बात है ये कि कभी भी पीसफुल की बात आएगी कि भाई कौन सी फॉरेन पॉलिसी किस कंट्री की जो बिल्कुल पीसफुल है, तो भाई साहब वो इंडिया का नाम आएगा सबसे पहले, समझ रहे हो। कॉपरेशन के लिए कौन हमेशा तैयार, इंडिया। म्यूचुअल रिस्पेक्ट की कौन बात करता है, इंडिया, ठीक है। सॉवरेनिटी को मेंटेन कर रहा है, अगर दूसरे की सॉवरेनिटी को हम नहीं कर रहा तो अपनी भी मेंटेन करवाना जानता है, ठीक है, और अपना स्टेटस मेंटेन करता है। इसके अलावा इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, जिन्होंने भी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, जितने भी हमारे लीडर्स हैं,
ठीक है, जितने भी हमारे एक कहते हैं ना डिप्लोमेट्स हैं, आप ये देखोगे सबसे मेन बात ये है कि उनकी कोशिश रहती है कि पूरे वर्ल्ड में वो इंडिया की बेटर यूनिक पोजीशन को क्रिएट कर पाए ग्लोबल सिस्टम में। और ये चीज क्यों होती है, क्योंकि इंडिया के जो वैल्यू लेडन प्रिंसिपल्स है ना वो बहुत डिफरेंट है, जो हमने अभी रिसेंटली पढ़े थे, अभी जो मैंने बताया आपको, कॉपरेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ऑल। ठीक है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप इसको कैटेगराइज करो या फिर आप इसको क्लासीफाई करो, है ना, क्योंकि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना बहुत ज्यादा यूनिक है और वास्ट है, क्योंकि कोई छोटी छोटी सी कंट्री तो है नहीं भाई। ठीक है, इतनी बड़ी कंट्री है, आप देखो हमारे नेबरिंग स्टेट इतने हैं, ठीक है, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बहुत कुछ है, राइट। सो बहुत मुश्किल है अगर आप इसको क्लासीफाइड करो, कैटेगरी में बांटो, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। इसके अलावा ऑफन इट बिकम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एक बात और है कि देखो हमारा जो नेचर है ना फॉरेन पॉलिसी का, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी दिखता है, कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है आपको, वो हर जगह दिखेगी, बट इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, इतनी डायनामिक्स के बाद भी आप इतना प्योरली, इतने अच्छे से अपने प्रिंसिपल्स को, वैल्यू लेडन अप्रोच को आप हमेशा आगे कैरी फॉरवर्ड करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत डिफरेंट है, और ये आपने सारे इसके फीचर्स देखे। अगर आप देखो, अब शुरुआत तो देखो हमें भी पता है कि एकदम से हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाई थी, क्योंकि इंडिया तो वैसे भी ब्रिटिशर्स के अंडर रहा है, सही बात है ना ये। अब ये देखो कि शुरुआत में कैसा कैसा रहा था, उत्तर औपनिवेशिक राज्य को समझना है ना, अंडरस्टैंडिंग पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, तो वहां क्या हिसाब किताब था। तो ऐसा कहा जाता है द स्टडी ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट डिपिक्ट अ वेरी सिग्निफिकेंट फिनोमेना। देखो एक बात और है, ये जो स्टडी है ना पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स की, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जब आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम की स्टडी करते हो, मतलब स्टेट सिस्टम की स्टडी करते हो इंटरनेशनल रिलेशन में, तो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट ना उसमें बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है वो तुम आगे देखना। ये जो फिनोमेना है ना, ये दिखाता है ट्रबलसम इवेंट ऑफ कॉलोनियलिज्म इन ह्यूमन हिस्ट्री। देखो सबको पता है कॉलोनियलिज्म का मतलब ही यही था, ये वर्ड से ही आपको पता है ना कि क्या था, औपनिवेशिकवाद है ना, कि अंग्रेजों ने जाकर क्या किया था, कॉलोनी स्टैब्लिश की थी दूसरी दूसरी कंट्री में, और वहां जाकर जितना वो ट्रेड कर सकते थे, जितना बेनिफिट कर सकते थे, जहां जहां परिस्थिति बनी वहां उन्होंने पॉलिटिकली भी सारा कंट्रोल किया, जैसे इंडिया इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, सो आपको ह्यूमन हिस्ट्री सारी पता है, पूरी वाइड स्प्रेड है। ये भी पता है कि उन्होंने स्लेवरी को, मतलब लार्ज पॉपुलेशन को अपना स्लेव बना लिया था। ठीक है, ये बात भी सही है कि आप ये देखो वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं जिन्होंने कोलोनाइजेशन को फेस किया है। एक चीज और है, आप ये देखोगे कि मतलब आप ऑलमोस्ट ये देखो कि कितने सालों तक कहा जाता है कि ये कॉलोनाइजेशन वाली चीजें चली हैं, तो ऑलमोस्ट अराउंड 200 ईयर्स। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। पोस्ट कॉलोनियल अदर सेंस में अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड ऑर्डर में हैज कम आफ्टर एक्सपीरियंसिंग कॉलोनियल फेज। भाई जब कॉलोनियल फेज को पूरा मतलब एक्सपीरियंस कर लिया, उसके बाद ही तो कहते हैं ना कि पोस्ट कॉलोनियल वाले सेंस निकल कर आए, तभी तो उसके बारे में स्टडी वगैरह करने की बात हुई। सो कॉलोनियल एरा में अगर आप देखोगे तो ये बहुत ब्रूटल था, बहुत ही ऐसा टाइम पीरियड था जहां पर मतलब एकदम क्रूर था, कोई गुंजाइश नहीं थी मोरालिटी की, एथिसिटी कुछ भी नहीं थी। ठीक है, नेचुरल सिविलाइजेशन को बिल्कुल खराब खत्म कर दिया था, जितना लूट सकते थे लूट लिया था, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, ये बात सही है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना था, न्यूली आपको मतलब न्यूली जो आइडियोलॉजी है वो जनरेट हुई इस टाइम पे, जैसे लाजे फेयर, व्हाइट मैंस बर्डन। ठीक है, ये ऐसी ऐसी पॉलिसीज हैं जो आपके मतलब आपके कंट्री ने बहुत ज्यादा सफर किया इनकी वजह से। कहने का मतलब है ये पॉलिसी की वजह से तो सफर किया ही है, बट ये पॉलिसी लेके कौन आया, क्योंकि हमारी खुद की बनाई तो नहीं थी ये पॉलिसी, व्हाइट मैंस बर्डन ब्रिटिशर्स की थी, तो उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए वो जो पॉलिसी बना सकते थे, जो चीजें कर सकते थे, दे हैव डन एवरीथिंग। ठीक है, अब इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम स्लेवरी, देखो स्लेवरी हम सबको पता है कि स्लेवरी किस तरीके से वो हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है ऑल दो, और ये बात सही है। देखो अब इस चीज में मत सोचना कि हमारे कॉमर्स साइंस वाले स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, क्योंकि 10th तक तो भाई हम सब पढ़ के आते हैं बेसिक चीजें, तो ये हम सबको ही पता है कि ब्रिटिशर्स ने कैसे कैसे क्या किया। ठीक है, सो हमें पता है कि भाई किस तरीके से उन्होंने स्लेवरी को कंटिन्यू किया है ना। इसके अलावा ये भी बात सही है कि वो बहुत ब्रूटल एस्पेक्ट फॉलो करते थे, बहुत क्रूर थे। ठीक है, आप एक चीज और देखोगे कि जो जो टाइम था ना आपका कॉलोनियल टाइम है ना, उसमें क्या होता था, वो कहते हैं जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे ना वो उनके साथ एकदम बब्बर रूप से, मतलब ऐसे कहते हैं बैरबरिक रूप से वो बिहेव करते थे, उनको बहुत इन्फीरियर, मतलब वो कहते हैं ना खुद सुपीरियर बनना और दूसरों को इन्फीरियर फील कराना। यही तो किया था ना अंग्रेजों ने, कि वो क्या करते थे, वो हमें इन्फीरियर महसूस करा देते थे, मतलब हमें खुद ही, कि मतलब तुम हीन ही हो, हीन मतलब कहते हैं ना छोटा,
खुद को हमेशा छोटा मानना, अनडेवलप्ड, अविकसित समझना, और वो खुद को दिखाते थे भाई सब हम डेवलप है, हम तुम्हें सिखाएंगे कैसे क्या होता है, तुम्हारे पास तो कोई सभ्यता ही नहीं है, तुम्हें तो मतलब कोई तौर तरीके ही नहीं पता। तो हमें ऐसा फील कराया उन्होंने, तो वो सुपीरियर बने और हमें इन्फीरियर फील कराया, ठीक है। तो ये वो वाला टाइम पीरियड है जिसकी बात हो रही है। दिस वॉज डन नॉट ओनली बाय इम्पोजिंग एन एलियन फ्रॉम पॉलिटिकल सोशल चेंज बट ऑल्सो मिस इंटरप्रिटिंग द आर्ट। एक चीज और है, देखो उन्होंने पॉलिटिकल और सोशली तो चेंजेस किए ही किए थे, इसके अलावा उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया बहुत सारी चीजों को। आप एक चीज देखोगे, हमारा आर्ट, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन है ना, आप इनको देखोगे जो हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल है ना, मतलब ये सारी की सारी चीजें ना बहुत अलग तरीके से क्या की गई है, मतलब इंटरप्रेट की गई है या फिर प्रस्तुत की गई है, जबकि है कुछ और, दिखाया कुछ और गया, दर्शाया कुछ और गया, तो वो बड़ी दिक्कत की बात रही। इसके अलावा आप एक चीज और देखोगे, कॉलोनाइजेशन प्रोसेस सीवियरली ऑल्टर्ड द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। ये बात सही है कि इन्होंने मतलब सीवियरली, मतलब एक कहते हैं ना कि गंभीर रूप से इन्होंने क्या किया, जो भी आपकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, वैल्यू सिस्टम है, इन्होंने उनको क्या किया, बदलाव किया। ये बात सही है कि इनका ब्रूटल नेचर इन्होंने फॉलो किया था, इसके बावजूद भी इन्होंने मॉडर्निटी को लेके आए, ये लोग मॉडर्न नॉलेज को और वैल्यू सिस्टम वर्ल्ड में लेकर आए। देखो ये वो वाली बात है कि मतलब यहाँ पर कोई पक्ष लेने की या फेवर लेने की बात नहीं, जर्नल बात है कि कोई भी चीज, जो मैं एक रूल हमेशा बताती हूँ, नथिंग इज एब्सोल्यूट वाला, राइट। जैसे आप डिटॉल वाला एड देखते हो तो वो 99.99 होता है, वो कभी 100% नहीं होता। रीजन क्या है 100% ना होने का, क्योंकि कुछ भी पूरा नहीं होता, राइट। तो वही वाली चीज है कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी चीजें गलत की और बहुत इंफीरियर फील कराया, बहुत मतलब इतने लंबे सालों तक शासन किया, 200 सालों तक, विच इज नॉट ईजी थिंग, राइट। बट ये वाली बात भी सही है कि कुछ कुछ तो चीजें ऐसी रही होंगी ना जो हमारे भी बेनिफिट में हो गई, इंटेंशनली नहीं की बट स्टिल। जैसे आप देखोगे कुछ कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, मतलब इसमें आप ये देख सकते हो, सती प्रथा वगैरह को रोका उन्होंने, अपनी मर्जी से नहीं रोका, हमारे लीडर्स ने इनिशिएटिव उठाया। जैसे राजा राम मोहन रॉय हैं, उन्होंने सती प्रथा के लिए लगाई गुहार उनसे कि भाई ये तो गलत है, मतलब ये सही नहीं है, तो उसको आप रोको, तो उन्होंने रुकवाया इसको, ठीक है। सो हम इस वाली चीज को भी मतलब निग्लेक्ट नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते। इसके अलावा मॉडर्निटी देखो, ट्रेन, आपकी छपाई, प्रिंटिंग प्रेस, ये सारी की सारी चीजें उसी टाइम की बात है, मॉडर्न नॉलेजेस, ठीक है। तो ये बात सही है कि आप इस चीज को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, भले ही उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए किया है, बट आई तो ना कंट्री में, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे एज अ रिजल्ट कॉलोनाइजेशन जो प्रोसेस था आपका, इसका पूरा इफेक्ट हुआ क्या कि आपका जो वर्ल्ड है नए तरीके से सोचने लगा, नई चीजें देखने लगा, नया ग्लोबल सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डेवलप होने लगा, ये इमरजेंस होने लगा, है ना, इनको उद्भव हुआ। जब कॉलोनाइजेशन पीरियड एंड हुआ ना, तो नया स्ट्रक्चर बना। जैसे आपने देखा कि आप देखो आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो काफी चेंज होगी, तभी तो हमने वो मतलब पूरा लिबरलाइजेशन वाली चीजें आप देखोगे ना, जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह आपने किया, हमने सारी चीजें पढ़ी हैं, राइट। तो इन चीजों की बात हो रही है। इसके अलावा उन्होंने शेप किया, किस चीज को शेप किया और ऑल्टर किया, मतलब अपने जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन थे, देखो इसको इजी लैंग्वेज में समझाऊं, जब तक अंग्रेज थे उनके हिसाब से चीजें चली, जैसे ही वो चले गए तो अब क्या होगा, अब हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन अब हम खुद बना सकते हैं। आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बनाओगे, तो जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन थे ना, वो समझ गए थे, उनको समझ में आ गया था कि हमें अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार आप अपने राष्ट्रों की क्या करोगे, अपने राष्ट्र को शेप दोगे, आप अपनी कंट्री को बनाओगे जैसे आपको रूल रेगुलेशन चाहिए अपने हिसाब से। नेक्स्ट है आपका पोस्ट कॉलोनियल जो स्टडी है, इसमें ट्राई किया गया क्या कि ये जो हेजेमनी है वेस्टर्न वर्ल्ड की, राइट, मतलब ऐसा कहा जाता है ना, इमेजिनेशन कर लेते हैं, जब भी डेवलपमेंट की बात आती है अपन ये सोचते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न कंट्री से कंपैरिजन करते हैं। तो ये जो हेजेमनी है ना वेस्टर्न वर्ल्ड की, उन्होंने कहा कि भाई इस चीज को भी थोड़ा सा हमें री एग्जामिन करने की जरूरत है, ठीक है। हर फील्ड में, मतलब आप हर फील्ड में, नॉलेज ऑफ फील्ड में, प्रोडक्शन में, हर जगह हम यही देखते हैं कि हमेशा हम वेस्टर्न की हेजेमनी समझते हैं, तो ये इसको री एग्जामिन करने की जरूरत है, री कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है, जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेजेस हैं इससे रिलेटेड। इसके अलावा आप देखोगे इंटरनेशनल रिलेशन में जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडी है ना, इसका काफी यूनिक प्लेस है, बहुत मतलब काफी डिफरेंट है ये। एंटायर जो कॉलोनाइजेशन प्रोसेस है, अगर आप इसको देखोगे तो था क्या, ये कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के बीच में रिलेशंस थे, जिसमें वो क्या करते थे, हर चीज में खुद को सुपीरियर दिखाते थे और डोमिनेशन करते थे। यही तो पॉलिसी थी उनकी बेसिकली, ठीक है। और यही रीजन है, इसीलिए मतलब ये रीजन है कि क्यों आप पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज को आप पढ़ते हो, और ये स्टडीज डेवलप हुई एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि यहाँ पर सफर बहुत किया ना इन लोगों ने, फिर इनको लगा कि यार इस चीज को जाने एटलीस्ट की क्या मेंटेलिटी ये फॉलो कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें हुई। नेक्स्ट है आपका पोस्ट कॉलोनियल स्टडी, अगर आप देखोगे इंटरनेशनल रिलेशन में भी बहुत ज्यादा चैलेंज क्रिएट करती है, क्योंकि आप देखोगे वेस्टर्न और यूरोपियन जो डोमिनेशन है जिस तरीके से क्रिएट हो रखा है पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर में, ठीक है, इसको क्वेश्चन करना कभी कभी जरूरी हो जाता है। इसके अलावा आप ये देखोगे कि इंटरनेशनल सोसाइटी बिल्डिंग के लिए ये फाउंडेशन क्रिएट करते हैं,
चुनौती देता है इस चीज को। मतलब कहीं ना कहीं एक होता है ना कि क्वेश्चन सोचने पे या क्वेश्चन उठाने पे मजबूरी हो जाती है कि क्यों आखिर यूरोप ही क्यों इतना ज्यादा वो डोमिनेटिंग हो रहा है, क्यों वेस्टर्न कंट्री ही डोमिनेटिंग हो रही है। तो एक बार सोचने पे इंसान मजबूर हो जाता है। तो इसीलिए पोस्ट कॉलोनियल जो स्टडी है वो यही करती है ना, कि वो जाने के क्या चैलेंजेस हैं। इसको स्टडी करने के लिए काफी चैलेंजेस भी आते हैं, ठीक है। अबाउट कॉलोनाइज्ड एज इट बिलीव्स दैट द वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग, ये वो वाली बात है कि ये बिलीव है, ये पहले से चलता आ रहा है कि जो वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग है किस तरीके से वो मतलब बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होके, या फिर ये कह सकते हैं आप ट्रूली ना इस कंडीशन को नहीं समझ पाते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होके एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे कभी भी इन चीजों को। तो पश्चिमी समझ कितनी ईमानदार है आप ये वाली चीज कभी जज नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये चीज नहीं समझ सकते। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं आपके पावर नॉलेज रिलेशन के जिन्होंने फेवर भी किया है वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग को। और ये बात सही है कि इंटरनेशनल सोसाइटी में ना आप कुछ भी चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप सिर्फ कोशिश करते हो स्टडी करने की। तो पोस्ट कॉलोनियल जो स्टडी है उसको कई बार रिजेक्ट किया जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि ये रिजेक्ट करके क्या बनाया जाता है, क्रिएशन किया जाता है ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का, वर्ल्ड लेवल पर इंस्टीट्यूट्स क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोस्ट कॉलोनियल स्टडी। ये फोकस करती है स्टडी ऑफ कल्चर और आइडेंटिटीज पर भी, कि एटलीस्ट संस्कृति और पहचान का भी तो अध्ययन हो, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, सबाल्टन स्टडीज डेवलप होती है इससे, ठीक है। सबाल्टन स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसका पार्ट। जब कल्चर और आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाती है स्टडी करने का, तो कहते हैं ऐसे में क्या होता है कि आप ये देखते हो कि क्या डोमेन है जिसको फॉलो किया जा रहा है आइडेंटिटी के लिए, कल्चर के लिए। फिर आप देखते हो इसको डिस्टिंग्विश करके, कि पूरे वर्ल्ड से अलग करके देखते हो। मतलब पूरे बहुत सारे सिनेरियो को आप डिस्कस कर करके या फिर पढ़ पढ़ के कंपेयर कर करके समझते हो, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के साथ। पोस्ट कॉलोनियल स्टडी एक्सप्लेन करती है फॉरेन पॉलिसी को डेवलपिंग कंट्री की। देखो एक चीज का ध्यान रखो, पोस्ट कॉलोनियल से रिलेटेड है तो डेवलपिंग कंट्रीज ही आएंगी, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी होती हैं, जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्री हैं, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड की जो आपकी कंट्री है ना उनकी बात हो रही है। थर्ड वर्ल्ड की कंट्री वो जो न्यूली इंडिपेंडेंट हुई है ब्रिटिशर्स से, ठीक है। सो उसको ये लोग चैलेंज करते हैं कि किस तरीके से डोमिनेशन अपना क्रिएट कर रखा था ना वेस्टर्न ने, तो उस चीज को चैलेंज करते हैं। इसके अलावा सिमिलरली आप ये भी देखोगे और क्या एक्सप्लेन करते हैं, दिखाते हैं कि फॉरेन पॉलिसी क्या है वेस्टर्न पावर की, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री किस टाइप की पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं जिससे कि वो पूरे वर्ल्ड में डोमिनेटिंग रोल प्ले कर पा रहे हैं। क्योंकि जानना भी तो जरूरी है कि इतनी हाइप है, इतना नाम है वेस्टर्न कंट्रीज का, तो भाई आखिर उनकी क्या पॉलिसी है, उनके क्या तौर तरीके हैं, तो आप कंपेयर करोगे ना, तो यहाँ वो बात हो रही है, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल्स हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत, जो कि बहुत ईजी है, कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं है इसमें, सारी चीजें आपको पता होंगी, कुछ कुछ चीजें न्यू मिलेंगी, तो इसको आराम से शॉर्ट नोट्स की तरह बनाते चलो और आगे लिखते चलो, ठीक है। इंडिया ने देखो इंडिपेंडेंस ली कब, 1947 में ब्रिटिशर्स से। ये बात सही है कि हमने बहुत ज्यादा नेशनल मूवमेंट्स चलाए इंडिपेंडेंस के लिए, बहुत लंबा टाइम हमने स्ट्रगल किया। बट ये भी तय है कि नेशनल मूवमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि नेशनल मूवमेंट्स ने ही हेल्प किया इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी मेंटेन करने में। ये भी बात सही है। और नेशनल मूवमेंट का ही बहुत मेजर रोल था ना इंडिया को यूनाइट करने में। इंडिया की यूनिटी जो है, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी इतनी यूनिटी दिखाई थी हमारे मूवमेंट्स ने, तो वो किस लिए था, सोशल मूवमेंट की वजह से, नेशनल मूवमेंट्स की वजह से था। ये बात भी सही है कि आप ये देखोगे इंडिया को हमेशा वर्ल्ड में मतलब एक सिंगल यूनिट माना जाता है जो पीस और हार्मनी के लिए वर्क करती है कंट्री। ये बात हमने शुरू में भी अभी पढ़ी थी इंट्रोडक्शन में। एंशियंट टाइम का एक कॉन्सेप्ट है वसुदेव कुटुंबकम, जो आज भी चल रहा है आज तक। वर्ल्ड इज वन फैमिली, इंडिया मानता है पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है। तभी इसके ऐसे कॉन्सेप्ट है ना, अतिथि देवो भव, ठीक है। मतलब ये ऐसी ऐसी कुछ कुछ चीजें जो आपकी सभ्यता को दिखाता है, आपकी सिविलाइजेशन को दिखाता है और पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट फील कराता है, क्योंकि बिलोंगिंगनेस आती है लोगों को, ठीक है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में सिंस इंडिपेंडेंस शुरू की है, मतलब फॉलो अप किए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी देखोगे कि इंडिया हमेशा वर्ल्ड को एक एंटिटी की तरह देखता है। वो चाहता है कि पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड रहे ग्लोबली आपस में, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी इनजस्टिस ना हो, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, इंडिया की जो अंडरस्टैंडिंग है इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड की, क्योंकि जब आप ग्लोबली कनेक्टेड की बात करें तो आप यही चाहोगे ना कि आप पूरे तरीके से साझा हो जाओ, मतलब आप अपने रिसोर्सेज को, अपनी वैल्यूज को, हर कुछ को शेयर करो, ताकि जैसे हम एक फैमिली में रहते हैं तो एक परिवार में मतलब एक ही फैमिली है आपकी, ठीक है। ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, ज्वाइंट फैमिली में यही तो होता है ना कि कोई भी चीज होगी, मतलब मान लो कोई गाड़ी है तो वो सबकी साझी गाड़ी है, मतलब साझी मतलब सांझी बोल देते हैं उसको एक्चुअली, ठीक है। वो अपनी जो नॉर्मल टोन है घर वाली उसमें साझी बोलते हैं, बट आप कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे कि जो सांझी होती है मतलब सबकी ज्वाइंट फैमिली है। तो अगर कोई कार है तो वो सबकी कॉमन है, ठीक है, हर कोई यूज कर सकता है। ऐसा कोई नहीं बोलेगा नहीं मेरी है प्लीज आप छोड़ दो, नहीं, क्योंकि वो कॉमन है, ठीक है। तो सेम आप ग्लोबली कनेक्टेड की बात कर रहे हो कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो वैल्यूज हैं, आप इनको मिलकर शेयर करोगे। आप ये नहीं कहोगे मेरी है ये तेरी है, हम सब मिलकर आपस में कनेक्ट होकर शेयर करेंगे, तभी तो आप पूरे वर्ल्ड को एक एंटिटी बता रहे हो।
ठीक है। सिंस इंडिपेंडेंस अगर आप देखोगे, मतलब स्वतंत्रता के बाद से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो डीपली इन्फ्लुएंस्ड थी और शेप्ड हुई है किस पर, बुद्धिस्ट प्रिंसिपल पर। क्योंकि हमने काफी, वो कहते हैं ना, एक तो पीसफुल वाली चीजें, एक दूसरे की इंटीग्रिटी का ध्यान रखना, मतलब वो सारी चीजें। और इसका आपको बेस्ट एग्जांपल मिलेगा पांचशील में, क्योंकि वहां पर हमने 5 वर्चूज को फॉलो किया है। ठीक है। और ये दिखाता है कि किस तरीके से इंडिया नर्चर करता है अपने रिलेशन को दूसरी कंट्री के साथ। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के जो 5 प्रिंसिपल है जिसको इंडिया काफी फॉलो करता है, क्या, अगर आप मेन देखोगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात हो रही है एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए। ठीक है, कि भाई हम भी आपकी मतलब सॉवरेनिटी का ध्यान रखेंगे, इंटीग्रिटी का, और आप भी हमारी ध्यान रखना। नॉन एग्रेशन, की कभी भी एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, अकड़ नहीं दिखाएंगे, कभी भी लड़ाई झगड़ा आगे से शुरू नहीं करेंगे। नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस है, मतलब मैं अगर दखलंदाजी नहीं करूंगी आपकी कंट्री के मैटर में, तो आपको भी कोई राइट नहीं है कि आप मेरी कंट्री के मैटर में करो। ठीक है। इक्वालिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब ये वही वाली बात हो गई कि आप इक्वली वैल्यू कर रहे हो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को। ठीक है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात हो रही है कि आप पीस को मेंटेन करने की बात कर रहे हो। ठीक है। सो ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे वर्चूज हैं जो इंडिया फॉलो करता है, वर्ल्ड को पीस की तरफ देखता है कि पूरे वर्ल्ड में पीस होना चाहिए, और इंडिया अल्टीमेट पीस एंड प्रोस्पेरिटी पे बहुत काम करता है। और ये चीजें आप देखो, आपने देखा होगा सोशल मूवमेंट में, नेशनल मूवमेंट में गांधी के सारे प्रिंसिपल भी ऐसे ही हैं। हिंसा नहीं करनी, शांति से काम करना है ना। तो सत्य और अहिंसा वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो सेम यही पॉलिसी पे है। तो देखो आपकी फॉरेन पॉलिसी में कितनी चीजें, मतलब कितनी चीजों का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है और इन्फ्लुएंस्ड है ना। तो इसीलिए भारी भरकम दिखती है इतनी। इसके अलावा इंटरनेशनल सिस्टम में आप ये देखोगे कि मतलब बहुत ज्यादा ना इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, पैसिफिस्टिक, जो पैसिफिस्टिक आइडियाज होते हैं, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में हर कोई शांतिवादी विचारों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता या फिर प्रेफरेंस नहीं देता, क्योंकि हर कोई क्या चाहता है कि भाई हमें पावर चाहिए, पावर के लिए पॉलिटिक्स है। हर कोई क्या चाहता है कि हमसे लोग डरें, या फिर हम ऐसी पावरफुल कंट्री बने जिसका कोई मतलब कोई कॉम्पिटिटर ना हो, या फिर जिसकी कोई होड़ ना हो। तो इसलिए इंडिया को बहुत यूनिक माना जाता है कि इंडिया ऐसी कंट्री है जो भाई इतना पीसफुल तरीके से मतलब चीजें फॉलो अप करती है। बहुत सारी कंट्री वॉर में एंगेज होती हैं, सिक्योरिटी और प्रेस्टीज चाहिए होता है, सबको अपना नाम चाहिए, इसीलिए लोग क्या करते हैं, मतलब लोग क्या, मतलब कंट्री क्या करती है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मिलिट्रीज को क्रिएट करती हैं। ठीक है। ये बात सही है कि देखो आपके सामने है सब कुछ, वर्ल्ड में जो भी हो रहा है हम सबको पता है, सारी कंट्रीज को आपस में एक दूसरे का पता है। आपको पता रहता है कि मिलिट्री जो इंकर्शंस होते हैं नेबरिंग कंट्री के साथ, तो भाई उसका भी बहुत इफेक्ट होता है। जैसे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो खुद नॉन वायलेंट के प्रिंसिपल पर है, पर जरूरत पड़ने पर हमने उसको मॉडिफाई भी कर लेते हैं अपन। जैसे हम शुरू में ही सोचते थे हमें मिलिट्री वगैरह मतलब नॉर्मल बनानी है सेफ्टी पर्पज के लिए, पर उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथनिंग नहीं करना क्योंकि नीड नहीं है उतनी। बट आसपास के सिनेरियो, नेबरिंग कंट्री के साथ जो थ्रेट होते हैं या फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपको जरूरत पड़ती है कि आप मॉडिफाई करते हो अपने उन प्रिंसिपल्स को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को, और मिलिट्री स्ट्रेंथ को आप इंक्लूड करते हो या फिर और ज्यादा स्ट्रेंथनिंग पावर देते हो उसको। ठीक है। इसके अलावा ये बात सही है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, 2 बार लिख गया, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिलीव करती है द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म युद्ध टू कंडक्ट वॉर। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप शुरू में देखोगे तो आप देखो धर्म युद्ध की अवधारणा में विश्वास करते हैं, बट धर्म युद्ध की बात हो रही है यहाँ पर, समझ रहे हो। तो सिर्फ उन चीजों के लिए जहां आपका सच में धर्म बनता है, जहां आपको सच में जरूरत है, तो ये चीज एक्सेप्ट की जाती है और इसको मेंटेन भी किया जाता है। जैसे अब ये धर्म युद्ध का कॉन्सेप्ट क्या है या मत्स्य न्याय का क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे मत्स्य न्याय को एंड करने के लिए अब ये धर्म युद्ध अगर इंडिया फॉलो कर रहा है तो रीजन क्या है कि भाई इसको मत्स्य न्याय को खत्म करना है। मत्स्य न्याय आप इसे मेज से समझ सकते हो, ये जो सबसे बड़ी मछली है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये सबसे बड़ी मछली है, ये देखो, ये इसको खाने को तैयार है। ठीक है। ये वाली जो मछली है ये अपनी इससे छोटी मछली को खाने को तैयार है, ये इससे छोटी को और ये अपने से छोटी को। कहने का मतलब है बड़ी मछली छोटी मछली को खाने को तैयार है, समझ रहे हो। बड़ी जो आपकी मछली है वो किसको खाने को तैयार है, छोटी को। अब ये जो छोटी होगी ये इससे छोटी को खाएगी, ये इससे छोटी को खाएगी, तो ये चेन चलती रहती है। पर देखा जाए तो यार इसको भी जीने का अधिकार है, इसको भी जीने का अधिकार है, इसको भी, तो ये तो बड़ी गड़बड़ सी चीज है। ठीक है। और ये बड़ी मछली छोटी मछली पता है किस कॉन्टेक्स्ट में है, ये बहुत पुरानी थ्योरी है आपकी, बहुत इनिशियली। ठीक है। इसको मैं बता देती हूँ आपको, ये ऐसे है कि जो सबसे अमीर होगा ना पर्सन, वो अपने से छोटे वाले को दबाएगा या उसका जीना हराम कर देगा, उसको मतलब स्लेव बना के रखेगा। फिर ये होगा ये उससे नीचे, फिर ये होगा ये उससे नीचे, समझ लो, ये उस टाइप की परिस्थितियां हैं। तो इसको खत्म करने की जरूरत है, इसलिए धर्म युद्ध के कॉन्सेप्ट को फॉलो अप किया जाता है इंडिया में। इंडिया में मिलिट्री स्ट्रेंथनिंग करनी बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी कंट्री को, आप अपने नेशन को प्रोटेक्ट कर पाओ मिलिट्री के अटैक से। मिलिट्री के अटैक्स इन द सेंस कि दूसरी कंट्री के मिलिट्री अटैक से, या फिर एनिमी अटैक कह लो, टेररिस्ट अटैक कर लो, अब तो दुनिया भर के अटैक है आपके। ठीक है। उन सबसे बचाने के लिए
सिंस इंडिपेंडेंस देखोगे तो इंडिया ने जो अपनी पॉलिसी है ना, उसका प्रदर्शन किया है वैल्यू एंड एथिक्स के बिहाफ पर, क्योंकि हमारी जो वैल्यू रिलेटेड अप्रोचेस हैं वो ऐसी ही है कि हम वैल्यूज को, एथिक्स को बहुत ज्यादा फॉलो अप करते हैं। इंडिया बहुत प्राउड फील करता है कि वो एथिक्स के पाथ को फॉलो करता है, नैतिकता के मार्ग को फॉलो कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ये बहुत प्राउड मूवमेंट है। ये लिटरली वो वाली बात है कि अगर अपन 4 लोग बैठे हैं और हम में से कोई एक ऐसा है जो रोज सुबह शाम मतलब अपने दादा दादी को या फिर अपने से बड़ों को नमस्ते या राम राम करता है, तो उसको हम थोड़ा सा अलग से वैल्यू देते हैं कि यार बताओ कितना संस्कारी है, कितने वैल्यूज हैं इस बच्चे में, तो एक अलग से हाईलाइट हो जाता है वो, है ना, वो चमक जाता है। तो सेम वही वाली बात है कि इतनी सारी कंट्री में इंडिया अलग से प्राउड फील करता है, इंडिया अलग से चमक जाता है कि भाई आज भी बताओ मतलब ऐसे सिनेरियो में भी पीस, एथिक्स, वैल्यूज, भाई बड़ी बात है ना। तो ये वाली चीज है कि, और इससे क्या होता है कि वो ये होप भी रखता है कि मुझे देखकर और कंट्री इंस्पायर होंगी और वो और ज्यादा एथिकल बनेंगे, ठीक है। और इंडिया भी अपनी मतलब चीजों को कंटिन्यू करता है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये आपको पता है मेजर जो स्टोरी थी कि क्या क्या रहा जब आपका वर्ल्ड यूएसए और यूएसएसआर में डिस्ट्रीब्यूट था, है ना, मतलब बायपोलर था ना आपका वर्ल्ड। बायपोलर समझ लो ना, दो ही ध्रुव है, मतलब जहां पर 2 पावर है। तो ऑप्शन थे या तो यहां जुड़ जाओ या यहां जुड़ जाओ। ना तो हमें नेटो से जुड़ना था, नेटो कहाँ था आपका, यूएसए में था, ध्यान है ना आपको। और यहाँ पर क्या था, वॉर्सो पैक्ट था, ठीक है, वॉर्सो पैक्ट था। तो अब इंडिया के पास भी ऑप्शन आया कि भाई आपको यहां जुड़ना है या यहां जुड़ना है। इन्होंने कहा भाई हमें कहीं नहीं छोड़ना, ठीक है। सो 1945 में कोल्ड वॉर का कहते हैं मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई और कोल्ड वॉर शुरू हो गई यहीं से ही। इनडायरेक्ट वॉर थी 2 पावर ब्लॉक्स में, 2 पावर ब्लॉक यही है, यूएसए और यूएसएसआर। अब अमेरिका चाहती थी इंडिया को कि हाँ भाई इंडिया उसका पार्ट बने, और अमेरिका चाहता था पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा मतलब सिनेरियो क्रिएट करना जहां पर लिबरल कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो हो। दूसरी साइड सोवियत को देखोगे तो भाई वो चाहता था पूरे वर्ल्ड में कम्युनिज्म फॉलो हो। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि इंडिया ने सोचा भाई ना हम यूएसए में जाएंगे ना हम यूएसएसआर में, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो इंडिया ने क्या किया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को कंसीडर किया, ठीक है। इसको पोस्ट कॉलोनियल मूवमेंट भी माना जाता है। इसके अलावा आप देखोगे इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस तो अटेन कर ली। इंडिया को पता था भाई इंडिपेंडेंस अटेन करने के बाद अगर आपको वापस सच में आजाद रहना है ना तो कोई ब्लॉक ज्वाइन मत करो। इसलिए इंडिया ने कोई भी पावर ब्लॉक ज्वाइन नहीं किया। इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाई। और जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, है ना, उसमें आप देखोगे कि इन्होंने अपने साथ साथ बहुत सारे न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन थे जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रियां बोला जाता है इनको, है ना। ये मैं वापस बता रही हूँ, मतलब अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, क्योंकि आप लोगों को याद नहीं रहता तो एटलीस्ट याद रह जाए, ठीक है। तो थर्ड वर्ल्ड की कंट्री कहा जाता है न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन को। इंडिया ने उन लोगों को भी काफी इंस्पायर किया, समझाया कि हाँ भाई मतलब आप चाहो तो कोई ब्लॉक ज्वाइन ना करके आप नाम को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी फ्रीडम मेंटेन रहे, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट जो ग्रुप है ना, नॉन अलाइंड ग्रुप है, इन्होंने मतलब वही कोशिश की कि हाँ भाई ऑल्टरनेट मतलब ओपन रखे हमेशा, मतलब इन्होंने कोशिश ये की कि भाई आप वर्ल्ड में सब कुछ मेंटेन करके रखो, ऑल्टरनेट साइड्स ओपन रखो, अपनी ब्लॉक पॉलिसी से बच के रहो, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कोशिश की कि हम इंटरेस्ट, किसके इंटरेस्ट में काम करेंगे, वर्ल्ड को पीस मतलब वर्ल्ड में पीस लाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए, किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए हम कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट आप देखोगे एफ्रो एशियन ग्रुप भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अफ्रीका और एशिया की काफी सारी कंट्री थी जो इसका पार्ट थी, जिन्होंने न्यूली इंडिपेंडेंस अटेन की थी, ठीक है। और इन सबको मोरल सपोर्ट बहुत ज्यादा था। ये बात सही थी कि इनको पता था कि हाँ भाई हमें खुद को अगर सच में मतलब इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज करनी है सारी चीजों की, हम खुद से अपना डिसीजन लेना है जो भी है, तो हमें नाम को ही ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात सही है। फॉर्मली 1961 में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जो आपके मेंबर थे वो 120 मेंबर थे, ठीक है। बैंगडुंग कॉन्फ्रेंस इससे रिलेटेड ही है, एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस भी बोल देते हैं उसको। ये सब उन्हीं से रिलेटेड है जिसमें सारा एनवायरमेंट क्रिएट किया गया, ठीक है। और ये बात सही है कि कोई भी मतलब ऐसा मेंबर नहीं था जो किसी पावर ब्लॉक का मेंबर रहा हो। अब आ जाओ न्यूक्लियर पॉलिसी पे, ये भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है, ठीक है। अब आपको पता है कि इंडिया जो अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी है वो सिर्फ कहता है कि भाई हमारा जो कंसर्न है ना वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ साथ ग्लोबल लेवल, मतलब वो दोनों ही भाई मतलब कहते हैं ना कि डोमेस्टिकली भी काफी चिंता का विषय रहा है न्यूक्लियर पॉलिसी इंडिया की, और इंटरनेशनल लेवल पर भी, ग्लोबल लेवल पर भी। ये बात सही है। पोस्ट कॉलोनियल स्टेट जो है वहां पर कभी भी आप ये देखोगे ना तो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी थी और ना ही उतने ज्यादा कोई संसाधन थे, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, ये कंसर्न कब आया जरूरत है, जैसे जापान में अटैक हुआ 1945 में, ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी दो उसके शहर थे। अब उसके बाद क्या हुआ, उस टाइम पर ना सिर्फ 5 परमानेंट जो कंट्री थी ना, सिर्फ उनके पास था ये न्यूक्लियर पावर जो थी, ठीक है। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम वो चलाते थे। फिर उन्होंने क्या किया, अपने आप को मतलब सेफ साइड रखा और उन्होंने एक न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट करना, उसको बनाना मतलब प्रोहिबिट कर दिया कि हम 5 के अलावा कोई और छठी कंट्री ऐसी ना हो जो उसको क्रिएट करे, बनाए,
ठीक है। और उन्होंने कोशिश की कि हाँ भाई मतलब ये सारी चीजें सही नहीं है या फिर वर्ल्ड को नुकसान होगा, भाई अगर इतनी दिक्कत हो रही है तुम भी अपना डिस्ट्रॉय करो, तुमने क्यों बनाए, ठीक है, वरना तुम तो थ्रेट दे दे के मार दोगे। अब इस चीज का ये डर था कि मतलब वो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि अदर कंट्री टू रन न्यूक्लियर प्रोग्राम बाय थ्रेट ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शन एंड मिलिट्री एक्शंस। कहने का मतलब है अगर और कंट्री उनके मना करने के बाद या ऐसी पॉलिसी के बाद जो उन्होंने एनपीटी वगैरह निकाली, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968, जिस पर इंडिया ने साइन नहीं किया था और इंडिया को देखते देखते पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया था, ठीक है। सो उसकी बात हो रही है। तो अगर कोई कंट्री ऐसा करती है तो उन्होंने मतलब करती अगर उस टाइम पे, तो उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए, मिलिट्री एक्शन लिए उन कंट्रीज के ऊपर, ठीक है। अगर आप देखोगे इंडिया के लिए भी न्यूक्लियर इशू काफी एथिकल इशू रहा, क्योंकि इंडिया को ये कह के क्रिटिसाइज करा गया कि भाई वैसे तो आप बड़े पीसफुल बनते हो, फिर आप क्यों ये न्यूक्लियर वगैरह को यूज कर रहे हो, ठीक है। सो वही डिस्ट्रक्टिव नेचर होता है न्यूक्लियर वेपन का। तो और वैसे क्या कहा जाता है कि भाई इंडिया का जो लार्जली कहा जाता है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना वो पूरा का पूरा मतलब इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो उसका कोर नेचर है, उसके तो खिलाफ दिखाई देता है, क्योंकि ये तो डिस्ट्रक्टिव है नेचर में, जबकि इंडिया का जो पॉलिसी है वो थोड़ी सी इंस्ट्रक्टिव है नेचर में। बट जरूरत थी खुद को सेफ रखने के लिए, तो इंडिया की जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है वो भी फेवर में थी कि भाई हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाना चाहिए। उन्होंने इसकी यूटिलिटी दिखाई न्यूक्लियर एनर्जी की। इंडियन जो आपके मेन जो आपके वो थे ना पर्सन, होमी जे भाभा, इनको फादर भी माना जाता है, ठीक है। इस चीज का उन्होंने कन्विंस किया हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। 3 अगस्त 1954 को आपका डिपार्टमेंट बना था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। सो ये थोड़ा सा पता हो, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डिटेल है, आंसर में लिख दोगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो कैसी है, वो चेंज होती है भाई, आपकी जियो पॉलिटिकल नीड के हिसाब से आप चेंज करते हो ना, ऐसा तो नहीं कंसिस्टेंट रहोगे। 62 में वॉर हुई, चाइना का इंकर्शन हुआ, हम हार गए, ठीक है। इंडिया की जो टेरिटरी है भाई वापस से दिक्कत होती है, तो आप रीथिंक करने के लिए मिलिट्री वाइज न्यूक्लियर पॉलिसी वाइज आप मजबूर होते हो। 62 में वॉर हुई, 64 में क्या किया चाइना ने, 16 अक्टूबर 1964 में चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ कितना मतलब फर्क पड़ेगा, 62 में आप हार गए, 64 में चाइना ने कर लिया। अगर आप नहीं करोगे तो कल को वापस अटैक हो सकता है, वापस आप मारे जा सकते हो, आपको तो थ्रेट दे दे के ही मार देगा नेबरिंग कंट्री या फिर और जो 5 परमानेंट कंट्री हैं। तो एट ग्लोबल लेवल पर इंडिया को ये भी रियलाइज हो गया था कि अगर आपकी मिलिट्री वीक है ना तो आपके नेशन को कोई खास रिस्पेक्ट नहीं मिलती। इंडिया के जो नेबरहुड है बड़े हॉस्टाइल हैं, वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मतलब काफी ज्यादा दिक्कत देते हैं। जैसा देखा जाए तो आप ये देखोगे 1965 और 71 का वॉर इंडिया पाकिस्तान के साथ, तो ये भी एक पंगा था। इसके अलावा इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी, ऐसा कहा जाता है कि कभी भी हमने अपने ना एथिकल और मॉरल प्रिंसिपल्स को छोड़ा नहीं है, हम हमेशा उसको फॉलो करते हैं। क्योंकि इंडिया ने जैसे ही मतलब अपना जो मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो इंडिया ने कह दिया था कि हाँ भाई हम ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए और प्रेस्टीज बिल्ड करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट था वो मई 1974 में हुआ था, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा गया था इसको। वेस्टर्न कंट्री ने बहुत मतलब क्रिटिसाइज किया इंडिया को काफी शार्पली। इंडिया ने सीटीबीटी को, इसके अलावा एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है, इन सबको डिस्क्रिमिनेटरी बताया, क्योंकि ट्रीटी ऐसी थी जो वो 5 परमानेंट मेंबर थे वो कराना चाहते थे कि कोई भी कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट ही ना करे, न्यूक्लियर बॉम्ब भी ना बनाए। तो यार ये तो गलत था। इंडिया ने कहा भाई ये डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभाव वाली है, हम नहीं कर रहे इस पे साइन, तो साइन नहीं किए हमने। इसके अलावा अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, अपने प्रेस्टीज को रीस्टैब्लिश करने के लिए इंडिया ने सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 में, ठीक है। वर्ल्ड ने फिर वापस सीवियरली रिएक्ट करा और अमेरिका ने सैंक्शन भी लगा दिए थे। वेस्टर्न कंट्रीज ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए 1998 में जो न्यूक्लियर टेस्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये बात सही है कि इंडिया ने पावरफुल और एक रिस्पॉन्सिबल नेशन बना इसकी वजह से। इसके अलावा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन आई इंडिया की 2003 में, इसमें उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दिए। एक तो ये क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, मतलब वही कि वो ये कह रहे हैं विश्वसनीय न्यूनतम निवारक, कि हमें कम से कम इस चीज को यूज करना है। इसके अलावा नो फर्स्ट यूज, और हम आगे से ही पहल नहीं करेंगे, आगे से यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इंडिया के विजन क्या था ग्लोबल ऑर्डर में कि भाई जो भी आपके प्रिंसिपल हैं पीस के, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के, कि रिसोर्स बराबर रहें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, कॉपरेशन हो, नॉन एक्सप्लॉइटेटिव ग्लोबल रिलेशन, मतलब ऐसे ग्लोबल रिलेशन होगी कोई किसी को एक्सप्लॉइट ना करे, ठीक है। सो इंडिया का विजन यही था ग्लोबल ऑर्डर को लेकर कि भाई सब हमें सारे ही फॉलो करना है। इसके अलावा इंडिया का जो स्टेटस है एज अ कंट्री, आप देखोगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में धीरे धीरे काफी बेटर हुआ है ना, क्योंकि आप ये देखोगे ओनली मिलिट्री वाइज ही नहीं, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी, क्योंकि इसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है $4 ट्रिलियन जो हमारा इकोनॉमिक का स्टेटस हुआ है ना। 5 का टारगेट है और बहुत जल्दी वो भी अचीव हो जाएगा, तो आप उसको नहीं भूल सकते। इकोनॉमिक पॉलिसी आप देखोगे शुरुआत में इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब आपको पता है कोलोनाइजेशन प्रोसेस टूटा,
ठीक है। इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर फिर धीरे धीरे देखा तो शुरुआत में क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस जैसे आपने अटेन की तो हमने 5 ईयर प्रोग्राम्स पढ़े हैं, ठीक है, हमें पता है ना कौन से फर्स्ट में किस पे जोर दिया, सेकंड में किस पे जोर दिया। तो आप देखोगे इंडिया ने फोकस किया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर शुरुआत में, फिर बाद में उनको रियलाइज हुआ तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को यूज कर लिया उन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान में, ठीक है। बट उनको ये समझ में आ गया था कि दिक्कत तो रहेगी हमें थोड़ी थोड़ी सी, तो हमें दोनों को लेके चलना है, एग्रीकल्चर से खाली कुछ नहीं होगा, है ना। तो हमें इंडस्ट्री को भी फोकस करना है, क्योंकि तभी आप एलिवेट कर पाओगे ना पॉवर्टी को, गरीबी को, तभी तो हटा पाओगे आप अपने देश से या कम कर पाओगे। इंडिया ने आगे की तरफ मूव किया, मतलब मूव टूवर्ड किया डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उन्होंने अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उनके ऊपर जो भी लिमिटेशन थी, है ना, मतलब उन्होंने उसको, मतलब पहले तो क्या था कि उसने लिमिटेशन रखी थी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए लेकर, पर धीरे धीरे समझ में आया कि हमें इसको ठीक करना पड़ेगा, वो बाद में समझ में आता है। अभी जब आप अपनी जीडीपी ग्रोथ देखते हो कि बहुत लंबे टाइम से आपकी जीडीपी ग्रोथ सिर्फ इतनी रही है 3.5%, 350 वो 1950 से लेकर 1980, मतलब 30 साल के टाइम में सिर्फ इतनी ग्रोथ, ठीक है। तो समझ में आया कि भाई बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत पिछड़ रहे हैं हम। तो इकोनॉमिक डेटराइजेशन हुआ, और आप देखोगे इसमें क्या हुआ कि मतलब वो कहते हैं ना कि एक तरीके से पूरा पूरा का पूरा आपका लैक कर गया, मतलब आप कंपटीशन में पीछे हो रहे हो, आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, आपका देश बिल्कुल आर्थिक मंदी की ओर चला गया। तो ऐसे में क्या हुआ, नई नई आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई गई, रिफॉर्म किया गया 1991 में, जो आप एलपीजी रिफॉर्म बोलते हो उनको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और हमारे पास ना सिर्फ इतना बुरा हाल हो गया था 1991 में कि हमारे पास सिर्फ इतना फॉरेन रिजर्व बचा था कि हम सिर्फ 3 हफ्ते ही इंपोर्ट कर सकते थे बस आयात, इसके अलावा और हमारे पास सब खत्म हो चुका था। तो ऐसे में क्या हुआ, इंडिया को समझ में आया कि भाई साहब अब हमें क्या करना है, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को रिफॉर्म करना है। तो इंडिया ने 1991 में लिबरलाइज करने की बात करी अपनी इकोनॉमी को, तभी आप यहाँ देखोगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात हुई 1991 में, ठीक है। एंड इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट चीजें ये कि इंडिया ने मतलब देखा, आप देखना जैसे इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो गया, इंडिया की इकोनॉमी ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ऐसे में क्या हुआ, वही $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट 2026 का है, अभी रिसेंटली $4 ट्रिलियन क्रॉस कर लिया। तो आप देखोगे किस तरीके से वर्ल्ड में आप ड्रास्टिकली इंप्रूव हो रहे हो, मतलब बहुत रैपिडली। इंडिया का रोल साउथ एशिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया बहुत यूनिक रोल प्ले करता है अपनी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से। ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल लिंक बहुत है इंडिया के, इंडिया कल्चर, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस जो रिलेशन है साउथ एशिया के जो नेशन है उनके साथ शेयर करता है। 1947 में आप देखोगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब के सब इंडिया, सब ब्रिटिश रूल के अंडर थे। देखा जाए तो मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश, चलो 1947 में इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ, ये तो 1971 में बना ना, तो कल्चर, लैंग्वेज, रीजन वगैरह हम सब सेम फॉलो कर रहे थे, हमने स्ट्रगल भी सेम ही देखा है ना, सेम फ्रीडम स्ट्रगल रहा हमारा, ये भी बात सही है, हमारी सबकी सेम हिस्ट्री रही है, एक्सप्लॉइटेशन की, कॉलोनियल रूल के अंडर थे। तो इंडिया ने काफी मेजर रोल प्ले किया है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, वो चाहता है कि रीजनल इंटीग्रेशन बना रहे आपस में। इसीलिए 2014 में आप देखोगे इंडिया का जो इनिशिएटिव था नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, मतलब इंडिया कहता है कि हमें, मतलब देखो रिलेशन सबसे अच्छे बना के रखने हैं, पर सबसे पहले प्रेफरेंस हम देंगे अपने नेबरहुड को, ठीक है। उनका ऑब्जेक्टिव था कि भाई हमें इनके साथ कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप करनी है इकोनॉमिक में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, एनवायरमेंट में, डिजिटल कनेक्टिविटी में, ताकि आप अपने पड़ोसियों के साथ इतने अच्छे संबंध रख सको कि रिश्तेदारों को शायद आने में टाइम लग जाए, पर सच में जो हमारे घर के बराबर में पड़ोसी रह रहा है, आपके उनके इतने अच्छे संबंध हो कि आप आधी रात को भी जा रहे हो तो वो तुरंत हाजिर हो जाए। तो सेम कंट्री के हिसाब से कि जैसी कोई प्रॉब्लम हुई तो हम एक दूसरे के लिए हाजिर हो जाए, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और देखो कि इंडिया जो है ना हाई प्रायोरिटी देता है इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को, कि आर्थिक संबंध हमारे सबसे बढ़िया बने रहें, ठीक है। साउथ एशिया में अगर आप देखोगे ना 4%, इंडिया अपना ग्लोबल ट्रेड का 4% साउथ एशिया के साथ ही करता है। इंडिया कोशिश करता है कि वो अपना ट्रेड को बूस्ट करे, बहुत सारे एग्रीमेंट करे ट्रेड से रिलेटेड साउथ एशिया के जो नेशन है उनके साथ। 1994 में क्या हुआ था, इंडिया ने सार्क के साथ साप्टा और साफ्टा साइन किया था, ठीक है। साफ्टा वही आपका प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एरिया, मतलब हम प्रेफरेंस देंगे साउथ की कंट्री को। 2004 में इंडिया ने साइन किया फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट पर कि हाँ भाई हम फ्री ट्रेड भी करेंगे। सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इंडिया प्रमोट करता है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक बिम्स्टेक हो गया आपका, ठीक है, बीबीएन, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, इनके साथ रिलेशन बढ़िया रहे तो ऐसे ऐसे इनिशिएटिव लेता है। इसके अलावा इंडिया देखो आप जोग्राफिकली देखोगे तो बहुत लार्जेस्ट कंट्री है पड़ोसियों में अपने सब में, ठीक है। तो जोग्राफिकली साइज बढ़िया है, इकोनॉमी इनसे बेटर है, तो इंडिया कोशिश करता है कि हाँ वो प्रोवाइड करा पाए इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर और भी अपने नेबरिंग कंट्री को जो जो वो हेल्प कर सके। इंडिया ने असिस्ट भी किया कोविड-19 में, या फिर कोई नेचुरल क्लैमिटीज हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंडिया हमेशा कोशिश करता है अपने नेबरिंग कंट्रीज को हेल्प करने का। कोविड-19 में देखोगे उन्होंने वैक्सीन के टर्म्स में हेल्प किया, मेडिकल असिस्टेंस दिया, जो भी पॉसिबल था उस टाइम पे इंडिया ने हेल्प किया, ठीक है। इसके अलावा इंडिया डिटरमाइंड है हेल्प करने को, कॉपरेट करने को साउथ एशिया की कंट्री के साथ। मतलब इंडिया एक तरीके से ना बड़े भाई का रोल प्ले करने की कोशिश करता है कि जैसे जोग्राफिकली वाइज तो हम बड़े हैं ही, मतलब
कंडीशन में और वैसे भी बेटर है। तो इंडिया हमेशा सोचता है, जैसे घर में एक बड़ा भाई होता है ना, वो सोचता है कि मैं सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा दूं, या जब भी मेरे छोटे बहन भाइयों को दिक्कत रहे तो हम हेल्प कर दें, ठीक है। तो सेम इंडिया ये चीज कोशिश करता है। इसके अलावा इंडिया का सिग्निफिकेंस क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया का सिग्निफिकेंस आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा है। आप देखोगे वर्ल्ड कम्युनिटी में जो यूनाइटेड स्टेट है ना, मतलब ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में इंडिया के ऊपर काफी सैंक्शन लगाए, ठीक है, बट आज के टाइम पे आप देखोगे ये चीजें बिल्कुल पलट चुकी हैं, ठीक है। इंडिया टुक दिस अपॉर्चुनिटी टू इनिशिएट रोबस्ट डिप्लोमेसी। देखो शुरुआत में क्या हुआ, हमारे पास दो ऑप्शन थे, जब यूएसए सैंक्शन लगा रहा था या फिर वेस्टर्न कंट्री सैंक्शन लगा रही थी, हम डर जाते, थ्रेट मिला हम डर जाते, बट इंडिया ने इस चीज को ये देखा कि भाई ये एक अपॉर्चुनिटी है, मुझे ये सारे मतलब ये जो सैंक्शन है इन सबसे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोप अप करना है इन सारे सैंक्शन से, मुझे अपनी डिप्लोमेसी को बिल्कुल मजबूत तरीके से रखना है। तो इंडिया ने क्या किया, रिफॉर्मुलेट की अपनी जो पॉलिसीज हैं, उन्होंने बायलैटरल रिलेशन बनाने शुरू करे, ठीक है। इसके अलावा इंडिया के जो डिप्लोमेटिक्स हैं वो पुश एंड एबिलिटी टू लेवरेज इट्स इकोनॉमी एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। एक चीज और है, इंडिया में जैसे ही इकोनॉमी और मिलिट्री स्ट्रेंथ बूस्ट हुई ना, तो इसकी वजह से भी इंडिया का जो कहते हैं ना बेस काफी स्ट्रांग हुआ, और इस वजह से इंडिया काफी सक्सेसफुल रहा वर्ल्ड का ओपिनियन चेंज करने में, और वर्ल्ड इंडिया के फेवर में आना शुरू हो गया। बहुत लंबी लंबी बातें चली, जैसे जसवंत सिंह की और स्टॉप टेलवॉट की, ठीक है। अब बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उन सबको एलिमिनेट किया गया, दूर किया गया इंडिया और यूएसए के बीच में, और रिलेशन अच्छे करने की कोशिश की गई। इसके अलावा क्वाड है ना, मतलब इनिशिएशन ऑफ या फिर इनिशिएटिव कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है। आप इसमें देखोगे कि क्वाड में क्या है बेसिकली, मतलब 2007 में बना, ये इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। सो ये आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंडिया ने काफी वर्ल्ड में रिस्पेक्ट अटेन की हुई है मिलिट्री और इकोनॉमी पावर की वजह से। इंडिया बहुत सारी कंट्री का मेंबर है, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहां की पॉलिसीज वगैरह को मेंटेन करने में इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बहुत सारे मल्टीलैटरल फोरम्स में, जैसे ब्रिक्स का डायलॉग हो गया, फिर अभी एशियान की कंट्री हो गई आपकी, बहुत सबके साथ, ठीक है। इंडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या कि कॉमन कंसर्न पर, मतलब वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम्स है जो कॉमनली हैं, सब फेस कर रहे हैं, इंडिया उसमें भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जैसे क्लाइमेट का इशू हो गया, क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल पॉवर्टी का हो गया कि हाँ भाई ग्लोबल लेवल पर हमें गरीबी को कम करना है तो इसको एलिवेट करना, ठीक है। कंटेनमेंट ऑफ पैंडेमिक्स, अगर कोई भी महामारी आ गई, कोई भी परेशानी आ गई तो उसको किस तरीके से रोकना है, किस तरीके से सेफ्टी करनी है, इन सारी चीजों में इंडिया बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके अलावा अब क्या नाम है, आप वो आपका वो है ना इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारे इशू, वो क्लाइमेट चेंज में आ गया वैसे तो, टेररिस्ट एक्टिविटीज वगैरह हो गई, पीस मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड में, तो ऐसी चीजों में इंडिया बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। वर्ल्ड की जो कम्युनिटी है वो रिकॉग्नाइज करती है इंडिया के रोल को, कॉन्ट्रीब्यूशन को ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए और डिप्लोमेसी के लिए, क्योंकि ये बात सही है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर इंडिया अगर पार्टनर है किसी चीज का तो बहुत सारी कंट्रियों को इफेक्ट होगा, तो इसलिए हर कंट्री वर्ल्ड लेवल पर चाहती है कि इंडिया हमेशा साथ खड़ा रहे। कंक्लूजन में अगर आप देखोगे तो इंडिया की हिस्ट्री, ट्रेडिशन, कल्चर, सिविलाइजेशन, ये सारे के सारे बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बनाने में। इंडिया की जो एस्पिरेशन है वो पावर की नहीं है, इंडिया की एस्पिरेशन है ग्लोबल लेवल पर पीस मेंटेन करने की, डेवलपमेंट करने की। इंडिया हमेशा म्यूचुअल कॉपरेशन के लिए काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को इक्वली बांटने की बात करता है। जो भी इंटरनेशनल लेवल पर इशू है इंडिया उसमें अपना रोल इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है, ठीक है। वर्ल्ड ऑर्डर पर मोर एथिक और मोर एथिकल एंड कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स की ओर काम कर रहा है, ठीक है। सो ये हुआ आपका फाइनली आज यूनिट 4 का एंड, ठीक है, दी एंड हो गया, दी एंड, समझ गए, सिलेबस कंप्लीट हो गया है आपका। अब ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको मस्त रिवीजन करनी है भर भर के, ठीक है। अगर ये वीडियोस हो भी गई है ना, नोट्स के साथ करो इनको, नोट्स अगर हो गए हैं तो इनको रिवाइज करते रहो, ठीक है। नॉर्मल आप 1.25 पे या फिर 1.5 की स्पीड पे सुनो इसको, जिससे आपकी रिवीजन हो जाएगी पढ़ने के बाद। और बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। होप आप लोगों ने ये सीरीज बहुत एंजॉय की होगी। कोई डाउट अगर आपको लगता है कभी भी इसको पढ़ते हुए तो आप कमेंट्स छोड़ सकते हैं, मैं जरूर उनका आंसर करूंगी, ठीक है। इसके अलावा ऐसे ही अब हमारी एक और सीरीज चल रही है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसको भी कंटिन्यू फॉलो अप करना आप, जैसे इसको फॉलो किया है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ये बहुत अच्छा टाइम है शेयर करने का। सो आई होप कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे, है ना। आई नीड योर सपोर्ट एंड कॉपरेशन, सो प्लीज सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर देना। 5000 का टारगेट है। आई नो कि बहुत बहुत धीरे चल रहा है, पर देखो मैं तो तुम्हारे ऊपर बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हूँ, तो आई नो कि तुम इसको स्पीड से रैपिडली फॉलो अप कराओगे, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, सारी अपडेट यहीं मिलती हैं। बाकी लास्ट तक बनाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ध्यान रखो अपना। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में बहुत जल्दी, ठीक है। बाय बाय।